नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू S20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अकाउंटिंग के अंदर कैरियर बनाना है क्या? आप एंटरप्रेन्योर हो, खुद के फाइनेंशियल्स जानना है, सी आपको गोल गोल तो नहीं घुमा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो उसके लिए हमारा ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम क्या कराते हैं। तो कोई भी बंदा कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, अगर उसको अकाउंटिंग में कैरियर बनाना है या खुद बिजनेसमैन और खुद का फाइनेंस जानना है तो उसके लिए अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ये सब है क्या, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कराते हैं। तो व्हाट इज डेबिट क्रेडिट एंड व्हाट इज जीएसटी रिटर्न, हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं या एज अ बिजनेसमैन खुद का फाइनेंस आप खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद ही लिखना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना है या सीए गोल नहीं घुमा रहा है, ये सब जानना है, तो उसके लिए यू आर एट अ राइट प्लेस। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अगर आपको अकाउंटिंग में कैरियर बनाना है, बेस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर है, कोई भी कंपनी का कितना भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग क्यों नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कोई भी इवन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी क्यों नहीं है, डेबिट क्रेडिट पता है, कर सकते हो एंट्रीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, तो एज ए अकाउंटेंट आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है क्या, और बेस वो आज मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार वो क्लियर हो जाए उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद टैक्सेशन, उसके बाद फाइनलाइजेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है ना, तो आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे किससे, अभी तो बात कर रहे थे अकाउंटिंग की और यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, बिजनेस की। भाई अकाउंट लिखना किसका है, बिजनेस का ही। टैक्स कंप्लायंस किसके करने हैं, बिजनेस के ही। तो अगर अकाउंटेंट के एंगल से मैं बिजनेस को देखूं तो बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है। अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो कि कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ टैक्स तो जुड़ा ही होता है। गुड्स परचेज सेल किया, जीएसटी, एक्सपेंस किया, टीडीएस, बंदे को किसी को जॉब पे रखा, पेरोल रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कोई ना कोई टैक्स जुड़ा ही रहता है। इनकम कमाए, इनकम टैक्स। ठीक है ना, तो अकाउंटेंट की एंगल से बिजनेस के साथ और क्या जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन। ठीक है, बिजनेस में होता क्या है एक्चुअल में, तो कि ट्रेड, और ये सब चीज़ें करनी किसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट चाहता है कि उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो और उसके सारे टैक्स कंप्लायंस हो जाए। ओके, एज ए अकाउंटेंट हमारा रोल क्या है, तो जो भी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और साथ साथ में जितने भी टैक्सेशन है वो सबको कंप्लाई करना। ठीक है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना उसकी बीवी को पता नहीं होगा, उतना अकाउंटेंट को पता होगा कि कितना कमा रहा है, कितना बेच रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत ही क्रूशियल रोल है एज ए अकाउंटेंट। क्यों, क्योंकि पूरा कंपनी का जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो आप शो करते हो। अगर अकाउंटिंग गड़बड़ सड़बड़ कर दी तो रिजल्ट भी गलत आएगा, बिजनेस कहाँ जा रहा है मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए एज ए अकाउंटेंट हमारा रोल बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, क्योंकि हम जो है कंपनी को उसका मिरर बताते हैं कि आपका पोजीशन कंपनी का क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या, व्हाट इज बिजनेस। क्यों ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे हम,
उतना ही अच्छा हम उसका अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। ओके, एक बार बिजनेस अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम कोई कंपनी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई तुम्हारा नेचर और बिजनेस क्या है वो बताओ। आधा काम तो वहीं हो जाता है कि आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन कौन सा टैक्सेशन इम्प्लीकेशन वहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहला ज़रूरी क्या है, हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। तो बिजनेस को यहाँ पे 4 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है मैंने, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एंड ई कॉमर्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यस बेस यहाँ से ही मैं एकदम बेसिक से क्लियर करवाना चाहता हूँ ताकि आगे जाके आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, मिसकंसेप्शन कहीं पे भी ना रहे। ठीक है, ये जानना ज़रूरी और क्यों है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए कुछ टैक्स के रूल्स अलग है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूल्स अलग, सर्विस के लिए अलग, ई कॉमर्स के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग है। तो पहले ये तो पता हो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग में, कौन सा सर्विस सेक्टर के अंदर। सबसे पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। क्या दिखाया, फैक्ट्री दिखाया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, तो कि भाई रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस होता है एंड फिनिश गुड सेल। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सिंपल सा है। बट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि सोच के लिस्ट डाउन करो 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम, तो थोड़ा टाइम देता हो, सोच के गेस तो करो कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। कितने के दिमाग में आया कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कई लोग तो शुरू कर देंगे सोचने का, लीवाइस, पीटर इंग्लैंड। अरे भाई वो कंपनी नहीं है, ब्रांड से है। ठीक है, कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये लिमिटेड कंपनी, यस दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि थियरिटिकली तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। मेरा जो लेक्चर है आज का क्या है, तो कि आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है वो जानना है और थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन करवाना है कि बुक से बाहर आके प्रैक्टिकल लाइफ देखो, दोनों अलग है भाई। ठीक है ना, बुक की दुनिया और प्रैक्टिकल दुनिया काफ़ी अलग है। इसीलिए तो ये चला रहे हैं भाई कि बुक्स तो पढ़ लिया बट अब प्रैक्टिकल दुनिया में जब जाओगे जॉब के लिए, सो इट्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि जॉब के जाना है, करना क्या है वहाँ पे। तो वो थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ जाके करना क्या है। तो पहले वो तो पता हो कि जाना कहाँ है, अलग अलग कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ है। सबसे पहले क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग। चलो एक एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, ये एक इंडस्ट्री टाइप है, उसमें कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कुछ याद आ रहा है। सपोज गुजरात में तो काफ़ी, बिकॉज इट्स ऑल्सो हब, हिमाचल प्रदेश वो भी हब है, तो उन लोगों को ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। हाँ, जैसे कि इंटास, जाइडस कैडिला, आ रहा है ना कुछ दिमाग में। मुफ्त में वैक्सीन ले आए थे, वो भी तो फार्मा कंपनी थी, दूसरे तो किसी ने बनाया नहीं था। किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, ये सब क्या है, सिप्ला, इंटास, सब क्या है, डॉक्टर रेड्डी। समझ में आ रहा है, सब क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में मार्केट लीडर्स रहते हैं, जो लोग रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोसेस करके फिनिश गुड सेल करता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर लीड कौन करता है। ओके, और वो चीज़ पता कैसे चलेगी, फेसबुक और इंस्टा देख के वहाँ से पता चलेगा नहीं। आइडियली एज ए कॉमर्स स्टूडेंट वी शुड हैव अ हैबिट कि हमें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। अगेन मैं लोकल न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ो या इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो। ठीक है, वो हिंदी वाली या लोकल लैंग्वेज वाली न्यूज़ चैनल अगेन मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ वो दिखा रहा है कि एक कुत्ता बीमार है न, ये यहाँ से छलांग लगा दी न, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट होने के लिए, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो इसके लिए ये बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको मार्केट में, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे। एक,
इकोनॉमी में क्या चल रहा है पता चलेगा, दूसरा इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, इंग्लिश भी ज़रूरी है। यहाँ सब गुजराती या कोई दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में लिखा है, मैंने कुछ बोला, बोल हिंदी में रहा हूँ, बट कोई कंपनी में जाओगे तो क्या होगा, कोई कंपनी में आप जाओगे तो आपको लिखना किसकी लैंग्वेज में, अकाउंट तो इंग्लिश में ही लिखना है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी पर्पस आपका सब हो जाएगा कि इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, हालांकि आज का टॉपिक ये नहीं है, अपने वापस आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ रहा है, जो लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, प्रोसेस होता है, फिनिश गुड सेल करते हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है नेटवर्थ वाइज? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ढूंढ के रखना, बाद के लेक्चर में शायद बताऊंगा आंसर। दूसरा ट्रेडिंग, डब्बा खाली हो गया, एक भरा हुआ है, बंद है। ट्रेडिंग का मतलब क्या? तो परचेस करना एंड सेल करना, प्योरली परचेस एंड सेल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसमें कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप, जो सिर्फ और सिर्फ परचेस और सेल कर रहे हो, दैट इज ट्रेडिंग। भाई घर के बाहर किराना स्टोर है, क्या करता है? ट्रेडिंग एक्टिविटी, दे आर जस्ट परचेसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। डी मार्ट क्या करता है? परचेस एंड सेल। बिग बाजार, सेंट्रल मॉल क्या करते हैं? सब परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या आता है? सर्विस सेक्टर। क्या सर्विस सेक्टर में कुछ परचेस और सेल होता है? होता है। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब ही क्या? नॉट परचेसिंग और सेलिंग द गुड्स। क्या है? जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज। ओके, यहाँ पे कुछ दी हुई है सर्विसेज, क्या है ये? बैंक क्या करती है? लोन बॉन्ड नहीं देती है, वो वापस भी तो लेती है। सो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, पैसे मेरे पास पड़ी है तो ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ एफडी, इंटरेस्ट देता है, हाँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज ही। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विसेज ही है। जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल बंदे, CS एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सर्विस प्रोवाइडर ओनली। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? दे आर नॉट परचेसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज सर्विस सेक्टर। ओके, अब यहाँ पे एक मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरा, जहाँ पे हम खाना खाने के लिए जाते हैं। ओके, टेल मी, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, क्या लगता है आपको? खाना, मेरे को वो मसाला डोसा मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद ट्रेड भी कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है। मुझे तो लग रहा है तीनों में आना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? भाजी पाव, मसाला डोसा, इडली सांभर ये सब बना के बेच रहा है, क्या है वो? पराठे बना के बेच रहा है, क्या है? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, या तीनों, या मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग? क्या लग रहा है? गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड दिस सेगमेंट इनटू अ सर्विस सेक्टर। क्यों? खाना मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहा है। तो बिफोर GST गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी कि किस में डाले इसको। आफ्टर GST गवर्नमेंट क्यों कंफ्यूज थी? क्योंकि पहले वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। आफ्टर GST गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कैटेगराइज इट इनटू अ सर्विस सेक्टर। ओके, उसके पीछे का भी लॉजिक है। क्या? तो कोई भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले जगह यूज़ करते हैं। ओके, जगह लेके तो उठा के जाएंगे नहीं। दूसरा, वेटर का सर्विस लेंगे, वो हमके ऑर्डर लेगा, हमको सर्व करेगा, सब करेगा। उसके बाद वो भाजी पाव या ये जो भी है डोसा वोसा, वो कितना 200-300 में मिलता होगा, थोड़ा ढंग का रेस्टोरेंट है तो। अब उसका रॉ मटेरियल आप क्या सोचते हो कितने में होता होगा? वो 5 रुपये किलो सड़े हुए आलू लेके इतना मस्त बना के आपको देगा, तो उसका कॉस्ट ये 200-300 कैसे हो गया? तो ड्यू टू द एक्सपर्टाइज ऑफ द शेफ, यही हुआ ना, जो भी एक्सपर्टाइज है उसका, उसके कारण उसका प्राइस बढ़ के इतना हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है?
कि ज़्यादा कंपोनेंट किस चीज़ का है, सर्विसेज रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली कैटेगराइज रेस्टोरा इनटू अ सर्विस सेक्टर। क्लियर है। होटल किस में जाएगा, होटल तो सर्विस में ही जाएगा, क्यों, होटल में थोड़ी कुछ लेके जाना है। होटल और रेस्टोरेंट का फ़र्क आप समझ ही रहे होंगे आई गेस। होटल का मतलब क्या कि जहाँ पे जाके हम रुक रहे हैं, रह रहे हैं, और रेस्टोरेंट जहाँ खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी कैटेगराइज की है मैंने, क्या, ई कॉमर्स बिजनेस। तो ये अभी जितने भी है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा वगैरह सब कुछ, ये सब किस में कैटेगराइज हो गए, ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या है वो लोग, अगर मैं सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म की बात करूं, क्या करते हैं वो लोग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सिर्फ आईटी प्लेटफॉर्म जो उन्होंने क्रिएट किया है उसकी बात करते हैं। तो भाई खरीद के बेच रहा है, मेरे को अमेज़ॉन से लेना है फ़ोन, ठीक है, आईफोन दिख तो नहीं रहा है बट मान लो आईफोन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ॉन की साइट पे जाऊँगा, 1 लाख का पापा को चूना लगा दूँगा और आईफोन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो अमेज़ॉन को पैसा दिया और ले लिया मेरा मोबाइल, तो क्या ट्रेडिंग हुआ कि नहीं हुआ। सपोज़ मैं बाजू की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शोरूम में जाता हूँ, पैसा देता हूँ, उससे मोबाइल ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम क्या हुआ, इट्स अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। सेम वे मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे गया और वहाँ पे पैसा देके मैंने ये मोबाइल वगैरह बाई कर लिया, तो क्या ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो उसका आंसर देने से पहले दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो परचेस किया ही होगा, किया ही होगा। क्या उसका बिल कभी देखा है ध्यान से, अपने को बिल से क्या लेना देना, प्रोडक्ट आई, बिल होता भी है, किसी को तो कोई तो ऐसा सोच रहा होगा इसमें अच्छा बिल भी होता है, वो कवर के ऊपर या कहीं ना कहीं लगा होता है या अंदर रखा हुआ होता है। हाँ बिल होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी बंदा गुड्स बेचेगा तो इनवॉइस के बगैर नहीं बेच सकता। अब इनवॉइस अगर गलती से आपने देख लिया तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, सपोज अमेज़ॉन का इनवॉइस है, सबसे ऊपर क्या होता है, कोई बता पाएगा। सबसे ऊपर होता है amazon.in, ठीक है, उसका तो मार्केटिंग करेगा ना। उसके नीचे लिखा होता है क्या, सोल्ड बाय, क्या लिखा होता है, सोल्ड बाय। अगर अमेज़ॉन, सपोज में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है कोई, मान लो ABC लिमिटेड करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, उससे मैंने मोबाइल खरीदा, तो बिल में क्या लिखा होगा, सोल्ड बाय ABC लिमिटेड। तो अमेज़ॉन से मैंने खरीदा तो उसमें भी क्या लिखा होना चाहिए, सोल्ड बाय अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बट क्या ऐसा लिखा होता है, नहीं, उसमें कुछ अलग ही नाम दिखेंगे आपको, RK सेल्स कॉरपोरेशन, क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एपेरियो रिटेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अलग अलग नाम दिखेंगे। क्यों, मैं खरीदा तो अमेज़ॉन से, क्या वाकई में अमेज़ॉन खरीद के बेचता है, नहीं, वो क्या करता है, इज़ जस्ट ए इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल मेरा CG रोड अहमदाबाद, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, मुझे अक्रॉस इंडिया माल बेचना है, एक ऑप्शन क्या है, अलग अलग जगह आउटलेट ओपन करूँ, कितना कॉस्टली हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ और बोलता हूँ भाई मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर तू। तो मैंने क्या बोला अमेज़ॉन का कि भाई तू मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर, मैंने क्या बोला, मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर, मेरी प्रोडक्ट बाय कर ऐसा नहीं बोला है, वो कभी बाय नहीं करता है। ओके, मान लो राजेश भाई को चाहिए आईफोन, वो क्या करेगा, अमेज़ॉन पे जाएगा, 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। अमेज़ॉन क्या करेगा, तो अमेज़ॉन उसका कमीशन डिडक्ट करके वो पैसा मुझे ट्रांसफ़र करेगा और मेरी जिम्मेदारी है कि राजेश को आईफोन पहुंचाओ, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, ही इज़ जस्ट अ मीडिएटर, कमीशन एजेंट, कि जिसने बायर और सेलर को इकट्ठा करवाया, ठीक है, और उसके बदले में उसने क्या लिया, कमीशन। सो दे आर नॉट परचेसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, सो आई कैन कंसिडर ई-कॉमर्स ऑपरेटर इनटू अ सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। सर्विस ही हुआ ना, वो कुछ बाय करके सेल तो कर ही नहीं रहा है,
ठीक है, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ IT प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठा होके गुड्स एक्सचेंज कर सके। क्लियर है, समझ में आ रहा है व्हाट इज ई कॉमर्स? ओके, अब आगे क्या? तो बिजनेस को समझने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझे, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो समझेंगे और उसको अकाउंटिंग में कहते क्या है। क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली अकाउंट लिखना किसका है? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसी का। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते क्या है भाई, और इसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, वो अभी हम यहाँ पे 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। कैपिटल वर्ड कब यूज होता है? तो ओनर जो भी पैसा कंपनी स्टार्ट करने के लिए डालता है उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। सिंपल है। तो राजेश भाई को बिजनेस स्टार्ट करना है, राजेश भाई ने 10 लाख रुपए पैसे बिजनेस में डाले, तो राजेश भाई जो है वो क्या हुआ? कैपिटल का। क्लियर, सिंपल है। तो ओनर जो भी पैसा डालता है बिजनेस में, कैपिटल। फिर क्या वर्ड लिखा हुआ है? परचेस एंड सेल। जो चीज खरीद के सेल करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो चीज परचेस करके सेल करना है उसी के लिए वर्ड यूज करूंगा मैं परचेस एंड सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा गारमेंट का शोरूम है, मैंने गारमेंट परचेस किया और गारमेंट सेल कर रहा हूं, तो जो परचेस किया उसका लेजर क्या रहेगा? परचेस। सेल्स क्या? उसका सेल। बट अगर वही गारमेंट के शोरूम में मैंने AC इंस्टॉल करने के लिए AC परचेस किया तो वो परचेस में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो परचेस और सेल्स में आएगा क्या? तो ऐसी चीजें जो खरीद के बेचने वाला हूं मैं, परचेस एंड सेल्स में ट्रेडिंग करना है जिसका, या रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोसेस करके सेल करना है, वही चीज परचेस और सेल्स में आएगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? तो ट्रेडिंग वाली गुड्स ही यहाँ पे कवर होगी परचेस और सेल्स में, बाकी नहीं। ओके, पर्सनल पर्पस के लिए बाय किया, बिजनेस के लिए बाय किया तो नहीं, परचेस करके सेल करना है तो यस। क्लियर? अब यहाँ पे 2 लोन दी गई है, क्या क्या दी गई है? सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिक्योर्ड लोन। बहुत ही सिंपल है। क्या? तो कोई भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन लिया, दैट इज सिक्योर्ड लोन, एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी दैट इज अनसिक्योर्ड लोन। हालांकि हमारे बिजनेस बैंकिंग के ऊपर अलग से बड़ा सा लेक्चर है ही, तो अभी सिर्फ समझते हैं कि सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन क्या। तो क्या सिक्योर लोन, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन लिया तो सिक्योर्ड, विदाउट एनी सिक्योरिटी है तो अनसिक्योर्ड। सिक्योर लोन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? कोई बोले क्या सर बैंक से लोन लिया सब सिक्योर्ड, क्या ये सेंटेंस सही है? क्यों? क्योंकि बैंक अनसिक्योर लोन भी तो दे सकती है। देती है कि नहीं देती है? यस, बैंक अनसिक्योर लोन भी देती है। कौन सी है अनसिक्योर लोन? बैंक। तो बैंक अनसिक्योर लोन कौन सी देती है? पर्सनल लोन, जिसको अच्छे लैंग्वेज में लोग बिजनेस लोन के नाम से भी बेचते हैं वो लोग। विदाउट एनी सिक्योरिटी, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे और ITR के बेसिस पे मुझे पैसा दे दिया, दैट इज अनसिक्योर लोन। और सिक्योर लोन का एग्जांपल तो कि गोल्ड लोन, मशीनरी लोन, व्हीकल लोन, CC लोन, FDOD, ये सब क्या है? सिक्योर लोन के एग्जांपल। ठीक है, अब ये सब FDOD, टर्म लोन, ये सब क्या है वो सब आप बैंकिंग के लेक्चर में देख लेना। अभी तो हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कि कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रख के उसके सामने लोन लिया तो सिक्योर्ड, विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन लिया तो अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड लोन में तो अच्छा नहीं है, लोन लेकर पे ही मत करो, सिक्योरिटी तो कोई दी ही नहीं है। चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा मत करना। अनसिक्योर लोन का मतलब पैसा देना ही नहीं, ऐसा नहीं है, वरना तो बैंक दे ही क्यों लोन। ओके, तो अगर ऐसा किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच होगा। और हम जब लोन लेते हैं ना तो हमसे चेक साइन करवा के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोन रीपे करना ख़त्म बंद कर दो आप तो चेक भरवाएंगे, पता है बैलेंस नहीं है तो भी चेक बाउंस होगा, जिसमें लिखा होगा इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण चेक बाउंस हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 132। हाँ, लीगल प्रोसीडिंग होगी और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। हाँ, इतना डेंजर है। हालांकि उतना इमीडिएटली कोई करता नहीं है, बट यस दे हैव अ पावर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर लोन लो ख़त्म, कुछ देना ही नहीं है।
सिक्योरिटी कुछ नहीं है बट रिस्क तो है ही। ओके, अब लोन लिया तो हर महीने क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। कुछ लोन है जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, बट सिर्फ इंटरेस्ट पे करूँगा तो लोन मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो नॉर्मली सभी लोन में क्या होता है, लोन लिया है तो EMI देना पड़ता है। क्या है फुल फॉर्म इसका? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। लोग इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं इसको, जिसके दो कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो लोन के दो कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ये लोन का अकाउंटिंग एंट्री वगैरह कैसे होता है, व्हाट इज़ EMI, उसका प्रैक्टिकली एक्चुअल में EMI का शेड्यूल मेरे हाथ में आएगा तो एंट्री कैसे होगी वो सारा हमारा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है व्हाट इज सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन? आगे चलते, 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या? वेजेस, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। सिंपल सा है। नॉर्मली वेजेस वर्ड किसके लिए यूज होता है? कोई बोलेगा लेबर्स के लिए, प्रॉपर वर्ड इज अनस्किल्ड एम्प्लॉई। ओके, दे मे बी अ डेली वेजेस, दे मे बी ऑन अ पेरोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो जॉब के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री की कुछ ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के अंदर पैकिंग करने के लिए कोई बंदा चाहिए, मटेरियल वगैरह पैक करने के लिए, तो कोई प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है? नहीं है। और उसके लिए किसी बंदे को हायर किया, उसको जो भी पेमेंट करूँगा उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? वेजेस। स्किल्ड एम्प्लॉई है तो लेबर्स वगैरह है तो वेजेस। अगर एम्प्लॉई मान लो अकाउंटेंट वगैरह है, उसको जो मैं पेमेंट करूँगा उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा? सैलरी। तो फैक्ट्री वगैरह में मजदूरी करते हैं तो वेजेस, ऑफिस में मजदूरी करते हैं तो सैलरी। मजदूरी करते हैं ना, क्या करते हैं तो उसको क्या पेमेंट देते हैं हम? सैलरी। लास्ट में एक वर्ड लिखा है क्या? रेम्यूनरेशन। ये किसके लिए यूज होता है? तो कंपनी के अंदर जो टॉप पोजीशन पे है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें सबसे टॉप पोजीशनिंग किसकी होती है? मैनेजर नहीं, CEO नहीं, वो सबसे भी ऊपर है, कौन है? डायरेक्टर्स। ठीक है, दे मे बी कॉल्ड एज ए ED और डायरेक्टर्स और MD, कुछ भी बोलो आप, बट डायरेक्टर जो है अल्टीमेट अथॉरिटी है रूटीन ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए। तो उनको जो सैलरी पे करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है रेम्यूनरेशन। सेम वे पार्टनरशिप फर्म में टॉप पोजीशन पे कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर जो सैलरी ले जाता है उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। है तो सैलरी, ठीक है ना, पेमेंट कर रहे हो है तो सैलरी, उसको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ओके, और 3 वर्ड आ गए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस। सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली किसके लिए यूज होता है? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रैवलिंग, पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी वो जाता है। ठीक है, तो कोई भी बंदा नॉर्मली सिटी के बाहर, स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर कंपनी के काम से गया और उसके रिलेटेड जो खर्चा हुआ वो सारा कहाँ पे बुक होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर। अब यहाँ पे भी एक और नया वर्ड आ गया, क्या? कन्वेयंस। ये कन्विंस एक्सपेंस नहीं है, कभी कई लोग ऐसा समझते हैं कि कन्विंस करने का एक्सपेंस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो खर्चा तो पता नहीं बैड डेट होगा या रियलाइज़ होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, बट ये वो नहीं है। कन्वेयंस एक्सपेंस का मतलब क्या? इट इज़ नथिंग बट पेट्रोल का रीइंबर्समेंट। काफ़ी सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या करती है तो कि कन्वेयंस अलाउंस देती है। कन्वेयंस अलाउंस किस चीज़ के लिए होता है? तो नॉर्मली ऑफिस टू घर और घर से ऑफिस जाने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा हुआ उसका रीइंबर्समेंट, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेयंस अलाउंस। ओके, दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एम्प्लॉय है, SG हाईवे पे है, मुझे मेरा ऑडिट रिपोर्ट बना हुआ वहाँ पे भेजना है, तो मैं किसी बंदे को बोलूँगा भाई ये ऑडिट रिपोर्ट है, साइन किया हुआ, जा दे के आ। तो खुद के पेट्रोल से जाएगा? कितना महंगा हो गया पेट्रोल। तो क्या करेगा? साहब पैसे लाओ पेट्रोल के, फिर जाऊँगा। तो उसको जो पेट्रोल का रीइंबर्समेंट करूँगा उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? कन्वेयंस एक्सपेंस।
तो ट्रैवलिंग और कन्वेंस में फ़र्क क्या है, ये भी पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए। बट नॉर्मली कन्वेंस अलाउंस जो होता है वो किसके लिए होता है, तो कि विद इन अ सिटी, तो कि सिटी के अंदर जो भी पेट्रोल रिलेटेड खर्चे का रीइंबर्समेंट करूँगा उसके लिए वर्ड यूज़ होगा कन्वेंस। नॉर्मली सिटी के बाहर, स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर कोई बंदा कंपनी के काम से जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्लियर? हाँ ठीक है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, स्टेशनरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, इनकम, एक्सपेंस, सब। कहीं पे भी कोई भी कंपनी में आप जाओगे, कभी भी इनवॉइस के अंदर इसमें से नॉर्मली कोई वर्ड लिखा ही नहीं होगा है? तो भी एंट्री ये हेड में करनी है। ये सर क्या बोल रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ पे डीके ज़ेरोक्स वाला एक है, उसके वहाँ पे मैं गया और वहाँ से A4 साइज़ का पेपर का पैकेट लेके आया, पेन लेके आया, पेंसिल लेके आया, स्टेपलर लेके आए। तो बिल में क्या लिखेगा, वो सब A4 साइज़ का पेपर, पेन, पेंसिल, स्टेपलर वगैरह लिख के मुझे बिल दे देगा। अब मैं मेरे अकाउंटेंट को ये जो पर्ची है वो दे दूंगा, इनवॉइस दे दूंगा और बोलूँगा भाई इसका एंट्री कर दे। तो क्या एंट्री करेगा, A4 साइज पेपर डेबिट, स्टेपलर डेबिट, पेंसिल डेबिट, क्या ऐसा करेगा? उसको क्या करना है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस। ठीक है, बिल में कहीं लिखा होगा ऐसा नहीं, उसको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से हेड में जाना चाहिए। ठीक है, मेरा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा है, गिर गया, क्या कराना पड़ेगा, रिपेयर। अब रिपेयर कराने जाऊँगा वो क्या बोलेगा, सर ये स्क्रीन का इतना खर्चा हुआ, ये इसका बॉडी है उसका इतना खर्चा, ऐसा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब लिख के दे देगा। तो क्या मैं ऐसे लेजर बनाऊँगा? मैं क्या करूँगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। समझ में आ रहा है ना? सपोज़ मेरे वहाँ पे कोई एम्प्लॉई है, उसकी बर्थडे है, केक ले आया। ठीक है, तो अलग अलग एम्प्लॉई के लिए अलग अलग फ्लेवर की केक लाता हूँ, कभी ब्लैक फॉरेस्ट लाता हूँ, कभी पाइनएप्पल फ्लेवर में लाता हूँ। तो क्या सबके अलग अलग लेजर बनाते जाऊँगा? नहीं ना, क्या वर्ड यूज़ करूँगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो कोई भी एक्सपेंस जब भी आपके हाथ में इनवॉइस आएगा तो इनवॉइस में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि ये खर्चा डालना किस में है, वो हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बताई। ठीक है, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री करना कैसे है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे ही। और सिर्फ पीपीटी के बेसिस पर नहीं देखने वाले, एक्चुअल बिल भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी में जाओगे तो थोड़ी पीपीटी देगा कि ये लो पीपीटी के बेसिस पे एंट्री करो। हमको तो क्या मिलने वाला है, तो कि भाई लो बैंक स्टेटमेंट, लो ये परचेज़ के खर्चे की बिल, परचेज़ के बिल, एक्सपेंस के बिल, सेल्स की इनवॉइस की एंट्री करो। तो एक्चुअल में मेरे हाथ में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट ही आएंगे ना, तो करना तो वही है। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं कि एक्चुअल बिल मेरे हाथ में आया, इसकी एंट्री कैसे की जाए। ठीक है, बट सीधा एंट्री दूंगा नहीं, पहले बेस तो क्लियर करो फिर एंट्री स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये थे कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब बस लास्ट, ठीक है, 3 चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, क्या क्या, फिक्स असेट, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। What is the difference between fixed asset and expense? For example, ये पेन मैंने बाय की, क्या कंपनी का एक्सपेंस है कि फिक्स असेट? इट इज़ ए एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओनली। यहाँ पे एसी इंस्टॉल करवाया, क्या है वो, कंपनी का फिक्स असेट या एक्सपेंस? फिक्स असेट। कंपनी के लिए एक व्हीकल बाय किया, क्या है वो? फिक्स असेट ओनली। कंपनी के लिए चेयर बाय की, टेबल बाय किया, क्या है? फिक्स असेट। A4 साइज के पेपर का पैकेट लिया है, क्या है? एक्सपेंस। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? जब पेन लाया तभी भी पैसे दिए, AC बाय किया तभी भी पैसे दिए, तो एक को आप फिक्स असेट बोल रहे हो और एक को एक्सपेंस, ऐसा क्यों? सर इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा। पेन भी 10,000 की हो सकती है, ठीक है ना, तो क्या उसको फिर फिक्स असेट कर दूँ?
और चेयर 2000 की हो सकती है, तो फिक्स असेट में से हटा सके क्या एक्सपेंस कर दूँ? ऐसा नहीं है। तो और क्या रीज़न हो सकता है कि आप कुछ को फिक्स असेट में डाल रहे हो, कुछ को एक्सपेंस में? उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है उसका यूजफुल लाइफ। फिक्स असेट में हम क्या डालते हैं? तो ऐसा एक्सपेंस जिसका यूजफुल लाइफ मोर देन कितना है? यस, मोर देन 12 मंथ्स। अगर मोर देन 12 मंथ्स है देन फिक्स असेट, अदरवाइज इट इज ए एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मोर देन 12 मंथ ही क्यों रखा? 24 मंथ्स नहीं, 36 मंथ्स नहीं, 5 साल, 10 साल नहीं, और 1 साल ही क्यों? 6 महीने भी नहीं, क्यों ऐसा? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न समझते। हम पूरा अकाउंटिंग हो जाता है, उसके बाद लास्ट में 2 रिपोर्ट जनरेट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तब उसके पीछे एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका भी एक मीनिंग है, ऐसे ही नहीं लिखते वो वर्ड। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब पीछे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एज ऑन। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तब क्या यूज़ करते हैं वर्ड? फॉर द ईयर एंडिंग। एज ऑन का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2023, उसका मतलब क्या कि एज ऑन 31/3/2023 कंपनी का कितना लायबिलिटी है और कंपनी का कितना एसेट है वो शो करता है बैलेंस शीट। उसका दूसरा मतलब क्या कि कंपनी का पोजीशन क्या है, आज की तारीख में कंपनी कहाँ खड़ी है, वो कहाँ से डिनोट होगा? बैलेंस शीट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके अंदर हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? तो क्या एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कहाँ होता है? 1 अप्रैल और ख़त्म कब होता है? तो क्या 31 मार्च। ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कौन से पीरियड का बनता है? फॉर द ईयर। ईयर का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि कंपनी में मैं वैसे ही इनकम और एक्सपेंस बुक कर सकता हूं जो ये फाइनेंशियल ईयर को परटेन करता हो। ऐसा कोई भी एक्सपेंस किया जो ये पीरियड से बियॉन्ड है, देन आई कैन नॉट बुक दैट एक्सपेंडिचर इनटू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप बाय किया 30,000 रुपये का, जिसका यूजफुल लाइफ है 3 साल। तो ये कंपनी का एक्सपेंस तो है ही, क्यों? क्योंकि लैपटॉप लेना जाऊंगा मुझे 30,000 तो देने ही है। बट क्या ये 30,000 का खर्चा 1 साल का है? नहीं ना, ये कितने पीरियड का है? तो क्या 3 साल का खर्चा है। 3 साल का खर्चा 30,000, तो 1 साल का कितना? 10,000। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 साल का खर्चा है ही नहीं, तो इसलिए मैं एसेट में अंडर फिक्स एसेट 30,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब 3 साल का 30,000 है बट 1 साल का तो 10,000 है ना, तो उतना तो मैं P&L में डाल ही सकता हूँ। तो उसमें से क्या करते हैं हम? 10,000 इसमें से माइनस कर देते हैं और वे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है? ये अभी समझने के लिए मैंने बताया, बाकी डेप्रीसिएशन का अलग अलग मेथड है। WDV, SLM कंपनीज के लिए अलग, अदर्स लोगों के लिए अलग, वो सब है क्या, वो सब देखेंगे हम हमारे डेप्रीसिएशन वाले लेक्चर के अंदर। अभी तो सिर्फ इतना समझ रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट एंड एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? तो ऐसा एक्सपेंस जिसका यूजफुल है मोर देन 12 मंथ है, दैट इज फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट मैं बैलेंस शीट में ही क्यों बुक कर रहा हूँ, क्यों P&L में नहीं? रीज़न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फॉर द ईयर का ही बनता है और खर्चा तो मोर देन 1 ईयर का है। मोर देन 1 ईयर का खर्चा है तो आई कैन नॉट बुक दैट एक्सपेंडिचर इनटू P&L। दैट इज़ वाई व्हाट आई डू, मैं बैलेंस शीट में रख देता हूँ वो एसेट और उसमें से रिलेवेंट पोर्शन ले जाता हूँ P&L के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
फिक्स असेट एंड एक्सपेंस। क्लियर? नीचे एक और वर्ड लिखा है, क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल एफडी क्या है? इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में पैसा डाले इक्विटी शेयर में, क्या है? इन्वेस्टमेंट। एसी बाय किया, क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? एक्सपेंस या फिक्स असेट? तो क्या फिक्स असेट। क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर। ओके। अगर मान लो ये मेरा जो ऑफिस है वो ऑफिस मैंने बाय किया है, क्यों? तो क्या सुपर 20 के क्लास चलाने हैं। क्या ये मेरा फिक्स असेट है कि इन्वेस्टमेंट? बताइए। ऑफिस, बिल्डिंग, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सामने मेरा 201 नंबर का ऑफिस है, वो मैंने बाय कर लिया और भाड़े पे चढ़ा दिया। वो ऑफिस क्या है मेरे लिए? तो इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? तो कि मैंने वहाँ पे इसलिए पैसा डाला है ताकि उसमें से मुझे कुछ ना कुछ रिकरिंग इनकम मिलना शुरू हो या फ्यूचर में कुछ गेन हो। ये पर्पस से मैंने कहीं पे पैसा डाला है, देन इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। और फिक्स असेट में क्यों लेता हूं? तो फिक्स असेट में मैंने इसलिए पैसा डाला है क्योंकि वो मुझे बिजनेस में यूज करना है। तो फिक्स असेट में क्या होता है? तो मेरा बिजनेस पर्पस होता है। ये 205 नंबर का ऑफिस मैंने क्यों बाय किया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे सुपर 20 के क्लास चलाने हैं। दैट इज वाई इट इज अ फिक्स असेट ऑफ द कंपनी। और सामने वाला ऑफिस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि लेके मुझे भाड़े पे चढ़ा देनी है, तो रिकरिंग इनकम मिलना शुरू हुए या फ्यूचर में कुछ गेन होगा, ये पर्पस से मैंने वो बाय किया है। दैट इज वाई 201 नंबर का ऑफिस मेरे लिए क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। और ये क्या हुआ मेरे लिए? फिक्स असेट। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स असेट, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट? क्लियर है? सो दिस आर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी विच वी हैव डन टुडे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, क्यों होगा, उसका ग्रुपिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमारे जितने भी लेक्चर चलेंगे, चाहे जीएसटी है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है, सब में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हम सबसे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो जीएसटी है क्या वो तो समझो, उसके बाद एंट्री, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग, सब करना ही है। बट पहले समझो तो सही कि जीएसटी है क्या। दूसरा, टैली नो डाउट हम एडवांस लेवल पे यहाँ पे करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी पे फोकस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ टैली मुझे सिखाना होता तो 5 घंटे में मैं सिखा देता आपको। बट पहले तो भाई डेबिट क्रेडिट तुम कर क्यों रहे हो, व्हाट इज़ जीएसटी, टीडीएस काटना क्यों है, वो सब चीज़ें तो समझो। अगर वो सारी चीज़ें समझ ली ना, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आराम से काम कर सकते हो आप। ठीक है? और सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज खुद 15 से ज़्यादा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, एक का भी ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो अभी कर रहा हूँ। रीज़न अकाउंटिंग और टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसका प्रैक्टिकली कहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन आता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लस्टर क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं आपको? यही चीज़ करवाते हैं कि जो हम यहाँ पे अकाउंटिंग करवाएंगे एक्चुअल प्रैक्टिकली कंपनी में जाके आपको क्या करना है, इट्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बट पहले समझो तो सही व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ टैक्सेशन। उसके बाद यही करना है, उसी पे प्रैक्टिस करनी है कि कंपनी में जाके मुझे जो बिल दिए जाएंगे, जो इनवॉइस दिए जाएगी, जो बैंक स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसी का प्रैक्टिस करना है, ताकि आप कोई भी कंपनी में जाओ इंडिपेंडेंटली एज ए अकाउंटेंट काम कर सको, या खुद का बिजनेस है इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समझ सको, बुक कीपिंग कर सको, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग काम कैसे करता है, और फिर एक्चुअल बिल के बेसिस पे एंट्रीज कैसे होती है। थैंक यू सो मच।